हेलो नमस्कार है आप सभी को। मैं बादल आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और सिविल कोर्ट मेंस का अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि यह एक छोटा सा इंफॉर्मेशन हम लेके आए हुए हैं आप लोगों के बीच और उम्मीद करते हैं कि यह इंफॉर्मेशन आप लोगों को सही लगा होगा। मेरा प्रयास आप लोगों को थोड़ा बहुत भी सही लगता है तो ज़रूर, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी पेरेंट्स सिविल कोर्ट कलर का पेपर दिए होंगे तो उन्हें पता होगा कि आगे इसका एक और पेपर है मेंस, देन इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद है इंटरव्यू। तो अभी हम लोग इंटरव्यू तक तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन बट अभी हम लोग मेंस की तैयारी में हम लोग डटे रहेंगे। अच्छी तरीके से हम लोग मेंस का तैयारी करेंगे और मेंस का तैयारी करने से पहले हम लोगों को सिलेबस देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके सिलेबस में दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, जैसा कि आप तमाम लोगों को पता होगा, डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है और उसमें इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डिस्क्रिप्टिव देख के लोगों को फंसा सकता है। और सिलेबस में भी इस दोनों सब्जेक्ट के बारे में चर्चा की गई है कि इंग्लिश में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रिसाइज राइटिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लेटर लिखना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है। कितने कितने नंबर्स के रहेंगे तो ये सब आपको पहले भी मैंने डिस्कस कर रखा है कि ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का 20 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से ऐसे के रूप में मैंने इम्पोर्टेंस टॉपिक को भी मैंने पिछले वीडियो में इंक्लूड कर रखा था और इम्पोर्टेंस उसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिएगा, यदि छोटा सा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये सही है या नहीं, या फिर जैसे आप लोग कर रहे हैं कीजिए, या फिर इसमें कुछ सुधारा जा सकता है, इसके बारे में भी आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के रूप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ये टॉपिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और वर्ड का लिमिट मैंने 150 वर्ड्स ही रखा है। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बोला था कि यदि कोई मेंस का नया बुक यदि कोई आता है सिविल कोड क्लर्क का, तो ज़रूर उसको हम परचेज करेंगे और उसके बेसिस पे आप लोगों को हर सब्जेक्ट का अलग अलग तैयारी करवाएंगे। तैयारी क्या मतलब, उसका पीडीएफ बना के आप लोगों के सामने हम उसको सॉल्व करेंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों को बता पाएंगे। तो फिलहाल अभी मार्केट में आया नहीं है कोई भी ऐसा, लेकिन जब तक आता नहीं है तब तक हम लोग इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को नोट डाउन करके और उस पे 150 वर्ड्स में हम लोग ऐसे अच्छे तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल उसी रूप में हमने इस पैसेज को, इस ऐसे को बनाया है। और बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद, थोड़ा बहुत कट पेस्ट करने के बाद हमने इसको अपने हैंड से लिखा है और हैंड रिटन ये नोट्स है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और यदि उम्मीद करते हैं कि यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर आप लोग अप्रिशिएट कीजिएगा। ठीक है, तो ये है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एक सेकंड पहले देख लेता हूँ आवाज़ में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए भाई, ठीक है, आवाज़ में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। आते हैं हम लोग अपने टॉपिक्स की ओर। ये है अपना पहला वाला, मतलब पहला टॉपिक ऐसा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है। मतलब मे भी चांसेस तो लेके चल सकते हैं कि हाँ ये एक अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चन लड़ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये। ठीक है, और इसके बारे में हम लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। ये लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट बताइएगा जहाँ पे सुधारा जा सकता है हम उसको सुधारेंगे। ठीक है, तो आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि इसमें मैंने दो पीडीएफ डाल रखा है। एक पहला पीडीएफ में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दूसरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसी में। एक सेकेंड, ओ भाई, दूसरा पीडीएफ में मैंने बना कर रखा है वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि बहुत ही क्रूशियल यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, अपने हिसाब से मैंने लिखने का प्रयास किया है। देखिएगा, यदि सराहना, मतलब इस प्रयास को आप लोग सराह सकते हैं तो जरूर आप लोग सराहिएगा। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई रेफर्स टू ए स्पेशल काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट विल एनेबल मशीन्स टू थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उतना अच्छे तरीके से हम इसको सजा नहीं पाए हैं लिखने के लिए।
तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको दिक्कत हो, इसलिए मैं पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूँ। ठीक है, तो ये था आपका It aids computers, robots, and other devices in performing tasks that otherwise require human intelligence. ये मदद करता है कंप्यूटर्स में, रोबोट्स को और अदर डिवाइसेस, क्या चीज़ में, इन परफॉर्मिंग टास्क, उनके टास्क में, दैट अदरवाइज रिक्वायर्स ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए। ठीक है, सच एज अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, जो कि करता क्या है कि अंडरस्टैंड करता है उनके लैंग्वेज को, और रिकॉग्नाइजेज फेसेस, उनके फेस को भी रिकॉग्नाइज करता है, और मेकिंग डिसीजन, और डिसीजन लेने में भी उनकी मदद करता है। कौन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, आइए थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं। एआई वर्क्स बाय यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। एआई किस पे वर्क करता है? यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे वर्क करता है, टू लर्न, क्या चीज़ के लिए? सीखने के लिए और एंड इम्प्रूव करने के लिए। इट एनालाइजेज, और ये एनालिसिस करता है, एनालाइज करता है द डेटा टू फाइंड पैटर्न्स, मतलब किसी भी डेटा को फाइंड करने का जो पैटर्न होता है उसके लिए। देन मेक्स डिसीजन, उसके आधार पे, यानी इस पैटर्न के आधार पे वो क्या करता है? डिसीजन देता है, एंड बेस्ड ऑन व्हाट इट हैज़ लर्नड, और बेस क्या है इसका? इससे पहले इसने क्या सीखा है उसके बारे में, उसके बेसिस पे ये डिसीजन तक पहुंचता है एआई। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में बताते हैं, व्हेन यू टॉक टू ए वर्चुअल असिस्टेंट ऑन योर फोन, जब भी आप किसी वर्चुअल असिस्टेंट से बात करते हैं ऑन योर फोन, एआई हेल्प द फॉर्मर टू अंडरस्टैंड योर वर्ड्स। एआई क्या करता है? सबसे पहले उनके वर्ड्स को समझने का प्रयास करता है, देन रिस्पॉन्ड करेक्टली, तब उसके बाद वो करेक्ट रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, यूज ऑफ एआई, इसका यूज क्या है? एआई इज यूज इन मेनी एरियाज। एआई का यूज बहुत सारे एरियाज में किया जाता है, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट में। और भी सारे आप एग्जांपल इसमें दे सकते हैं, लेकिन जितना भी एग्जांपल आप दीजिएगा उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लाइन आपको लिखना पड़ेगा। आगे हमें 150 वर्ड्स के अंदर हमें लिखना था, तो इसलिए कि थोड़ा सा देखना पड़ रहा था। ठीक है, तो एआई का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? हेल्थ केयर में, एजुकेशन सेक्टर में, और इंटरटेनमेंट सेक्टर में भी किया जाता है। डॉक्टर्स कैसे यूज करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में एआई का? तो देखिए, डॉक्टर्स यूज एआई टू फाइंड डिजीज। डॉक्टर यूज क्या करते हैं एआई का? टू फाइंड डिजीज के लिए, मतलब कौन सी बीमारी है उसको देखने के लिए, उससे फाइंड करने के लिए एआई का यूज करते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, टीचर्स क्या करते हैं, कैसे यूज करते हैं एआई का? तो टीचर्स यूज इट टू हेल्प स्टूडेंट लर्न बेटर, मतलब अच्छे तरीके से समझाने के लिए, सिखाने के लिए स्टूडेंट्स को एआई का यूज करते हैं। हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे एआई का यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, एंड एआई इज आल्सो यूज इन गेम्स एंड मूवीज। बहुत सारे गेम्स में, बहुत सारे मूवीज में एआई का यूज किया जा रहा है धड़ल्ले से। इट इज आल्सो यूज्ड विद स्मार्ट डिवाइसेस। इसका यूज किया जाता है, इसका भी एआई का यूज स्मार्ट डिवाइसेस में भी किया जाता है, अराउंड द हाउस, जो भी हमारे हाउस के आसपास, लाइक वॉइस कंट्रोल्ड स्पीकर्स और सिक्योरिटी सिस्टम, इन सारे चीज़ों में एआई का यूज किया जाता है। आपने सुना होगा एलेक्सा का नाम। एलेक्सा भी क्या है? जस्ट लाइक ए एआई बेस्ड रोबोट है। ठीक है, चलिए भाई, ये अब कंक्लूजन में हम लोग आते हैं। कंक्लूजन निष्कर्ष क्या निकलता है कि एआई कैन मेक आवर लाइफ इजियर। एआई क्या कर दिया? हमारे लाइफ को इजी बना दिया है ना? कुछ भी हमें समझना होता है, जस्ट बोल दिए कि गूगल बताओ, एआई, मतलब गूगल के बारे में हम लोग जानना चाह रहे हैं तो एआई का मदद ले रहे हैं। किसी भी चीज़ के बारे में ड्रॉ करना चाहते हैं तो एआई का मदद ले रहे हैं। तो ये सब क्या कर रहा है कि हमारे लाइफ को क्या कर रहा है? इजी बना रहा है, बट वी नीड टू यूज इट केयरफुली। देखिए, एआई का यूज आप लोग देख पा रहे होंगे आजकल कि किस हिसाब से लोग करता है। रियल जेन्युइन और फेक में पता ही नहीं चल पाता है, तो इसलिए ये बोला है कि बट वी नीड टू यूज इट केयरफुली टू अवॉइड प्रॉब्लम्स। हम लोगों को केयरफुली पूर्वक इसे यूज करना होगा, अवॉइड प्रॉब्लम को दूर करते हुए। ठीक है, लाइक मशीन मेकिंग मिस्टेक्स और टेकिंग ओवर जॉब्स ओवरऑल। ठीक है, एआई इज पावरफुल टूल दैट कैन इम्प्रूव आवर वर्ल्ड इफ यूज्ड वाइजली। देखिए, एआई हमें मदद कर सकता है कब? जब हम इसे वाइजली पूर्वक इसे यूज करें। तो ये था एक कंक्लूजन, ये था आपका 150 वर्ड्स का, 150 वर्ड्स का था। ठीक है, जैसा कि हम लोगों को सिलेबस में बताया गया था। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक छोटा सा प्रयास था। अब आते हैं हम लोग दूसरा लेटर ऐसे पे। ठीक है, वो दूसरा ऐसे है, वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि बहुत ही वीवीआई, ये बहुत ही वीवीआई है भाई, वीवीआई टॉपिक है। ये डेफिनेटली आपका जरूर पूछेगा। तो जो ऑप्शन रहेगा आपका, तीन ऑप्शन,
ए बी सी या फिर डी भी दे सकता है, इन चारों में से किसी एक पर निबंध लिखे इंग्लिश में 150 शब्द में। तो वन नेशन वन इलेक्शन, देखिए ये सब टॉपिक कुछ वो क्या कहते हैं, इमर्जिंग टॉपिक है जो कि आपको तैयार करके जाना ही चाहिए। आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। और एक बार राइटिंग उस ढंग से तो नहीं बन पाया है, लेकिन हाँ एक बार पढ़ लेने से क्या होगा कि कहीं यदि आप किसी वर्ड में आपको दिक्कत हो रही है तो हमारे इस बोलने के क्रम में आप लोग उस वर्ड को अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन इज ए कॉन्सेप्ट दैट प्रपोजेज होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लोकल बॉडीज अक्रॉस इंडिया। वन नेशन वन इलेक्शन एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है जो क्या करता है, प्रपोजेज होल्डिंग साइमल्टेनियसली लगा एक साथ इलेक्शन करवाता है। किनका है, तो लोकसभा हो गया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गया, लोकल बॉडीज हो गया, जितना भी इलेक्शन है उन सारे इलेक्शन को साइमल्टेनियसली लगातार करवाना वन नेशन वन इलेक्शन के तहत आता है इन इंडिया में। ठीक है, द आइडिया बिहाइंड दिस प्रपोजल, इस प्रपोजल का आइडिया, इस प्रपोजल के पीछे का आइडिया क्या है कि इसका क्या मेन मोटो है वन नेशन वन इलेक्शन का, तो वो हम लोग इसमें जानेंगे। टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शन, जो लगातार 1 साल 5 साल 4 साल पे जो होती है ना, इन इलेक्शन को क्या करना, रिड्यूस करना। सेव गवर्नमेंट रिसोर्सेज, अब देखिए सेव गवर्नमेंट रिसोर्सेज में हमने मिनिमाइज कर दिया यहाँ पे। सेव गवर्नमेंट रिसोर्सेज में क्या आ जाता है, पैसा हो गया, पैसा हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेस हो गया, वर्कफोर्स हो गया, बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं जिनके अंतर्गत हमने इसको एक सीमित कर दिया सेव गवर्नमेंट रिसोर्सेज के अंतर्गत। ठीक है, मिनिमाइज द डिस्ट्रप्शन काउज्ड बाय कैंपेन्स, बहुत सारे कैंपेन होते हैं जिनके कारण बहुत सारे डिस्ट्रप्शन भी पैदा होते हैं। और क्या होता है, एंड इम्प्रूव गवर्नेंस, और गवर्नर और सरकार क्या करेंगी, अपने काम पे ध्यान देगी, जिनके कारण क्या होगा, इम्प्रूव होगा क्या चीज, गवर्नेंस। ठीक है, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में द कंट्री विटनेसेस इलेक्शन ऑलमोस्ट एवरी फ्यू मंथ्स एज डिफरेंट स्टेट हैव देयर इलेक्शन एट ए डिफरेंट टाइम्स। इंडिया में क्या होता है, ये गवाह है, इलेक्शन लगभग प्रत्येक मंथ में इन डिफरेंट स्टेट्स में होते चलते आ रहे हैं, आते हैं, हम लोग भी देखा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दिस लीड्स टू सिग्निफिकेंट कॉस्ट एंड रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए लगातार इलेक्शन होगा कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में, तो क्या होगा, वहाँ पे आपको रिसोर्सेज खत्म करना होगा, मतलब रिसोर्सेस आपको ज़्यादा लगेंगे, कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, जिसके कारण क्या होगा कि वहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा भाई, रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। बहुत ज़्यादा लगातार आपका किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन होता है, तो वहाँ भी तो भाई इलेक्शन कंट्रोल करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, ह्यूमन फोर्स की कंट्रोल, मतलब ह्यूमन फोर्स का जरूरत होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है। इसलिए कि वन नेशन वन इलेक्शन कुड पोटेंशियली स्ट्रीमलाइन दिस प्रोसेस एंड मेक इट मोर एफिशिएंट। हमें ये करना होगा जिसके कारण ज़्यादा एक अच्छे तरीके से हम लोग इसे एफिशिएंटली हम लोग अच्छे अच्छे तरीके से हम लोग इस इलेक्शन को कर पाएंगे, इसलिए कि वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लाया गया। हाउएवर, हालांकि देयर आर आल्सो कंसर्न्स अबाउट द फिजिबिलिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। हालांकि क्या है कि इनके इसका भी कंसर्न है कि ये कितने हद तक ये फिजिबिलिटी यानी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर प्रैक्टिकल हो सकता है इस कॉन्सेप्ट को लागू करने में। इट में रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी हो सकता है कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता होगी, रिक्वायर्स होगी। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट दैट हैव देयर ऑन इलेक्शन साइकिल्स, और उन सारे स्टेट्स से भी हम लोगों को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा जिनका अपना खुद का इलेक्शन चलता रहता है। ठीक है, एडिशनली इसके अलावा इट कुड इम्पैक्ट रीजनल पार्टीज, इसके अलावा रीजनल पार्टी पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, हु मे नॉट हैव द रिसोर्सेज टू कंटेस्ट इन ऑल लेवल ऑफ इलेक्शन साइमल्टेनियसली। रीजनल पार्टी पे भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। इन कंक्लूजन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि while the idea of one nation one election had its merits, it also poses significant challenges and requires careful consideration before implementation. वन नेशन वन इलेक्शन, इस कॉन्सेप्ट को यदि हम लोग सिग्निफिकेंट करते हैं, महत्व देते हैं, इस मतलब इस कॉन्सेप्ट को यदि हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमें एक केयरफुल तरीके से इस पे सोचना होगा इसे लागू करने से पहले। ठीक है, हालांकि आप तो लागू हो चुका है ना, तो
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुआ, जिसके कारण थोड़ा बहुत उथल पुथल हुआ सरकार में, उथल पुथल हुआ हमारे देश के जानकार लोगों के बीच में, बहस का मुद्दा चला। ओवरऑल बस यही है कि इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले, मतलब अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने से पहले इस पे सोचा विचारा जाना चाहिए। यही हुआ इसका कंक्लूजन। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हमने अभी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, तो देखिएगा। इसका पीडीएफ यदि आप लोग चाहते हैं तो हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। जरूर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि एक छोटा सा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि इसमें इस तरह का प्रयास यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आगे आने वाले जितना भी टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन सब का हम छोटा छोटा यानी 150 वर्ड्स का हम लोग पीडीएफ बना के आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग वहां जाके जरूर इस पीडीएफ को अवेल कर लीजिएगा और अपने हिसाब से। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैंने जो लिख दिया है बस वही रामबाण है। अपने हिसाब से और भी किताबों की मदद से आप अपना एक वर्ड बना लीजिएगा। ठीक है, अपना सेंटेंस बना के मिनिमम, मतलब जैसा कि 150 वर्ड आपने सिलेबस में देखा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ठीक है, तो दो तीन किताब की मदद से आप समझ के लिख लीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। एक छोटा सा पैटर्न आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था कि 2 से 3 दिन के अंदर हम आप लोगों को मॉक टेस्ट, मतलब मेंस का जो ये मॉक टेस्ट है ना, सिविल कोड क्लर्क का, इसका पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। तो आप लोग जरूर इसको टेलीग्राम चैनल को क्या कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। और देखते हैं, और एक आध दिन के अंदर जो है ना ये भी कंप्लीट हो जाएगा। एक आध दिन के अंदर की बुक भी आ जाएगा मार्केट में, और उस बुक के माध्यम से आप लोगों को हर एक टॉपिक का, मतलब सेक्शन का, सॉरी टॉपिक नहीं, हर एक सेक्शन का, जैसे हो गया इंग्लिश हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, जीके हो गया, और मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इन सारे टॉपिक्स का हम सॉल्यूशन करवाएंगे आपको ऑन द स्क्रीन। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी हम लोग एनरोल कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे इस चैनल पे जुड़े रहिएगा। इसके अलावा भी आप लोग और जिस चैनल को देखते हैं जरूर देखिएगा, लेकिन हाँ 2-3 चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी अच्छी तरीके से मिल पाएगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मेरा ही चैनल आप लोग देखें। तो ये एक छोटा सा प्रयास था। ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग जैसे ही बुक मेरे हाथ में आ जाता है तो उस बुक की मदद से हम लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे। और देखिए, यदि आप लोग भी यदि अभी किसी भी चैनल को सब्सक्राइब, मतलब ये किसी भी मतलब किसी का भी यदि आपने कोर्स नहीं लिया है, यदि कोर्स ले लिया है तो उसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, कोर्स किस सर का लिया है आपने, और कोर्स का कंटेंट कैसा है। ठीक है, इस कंटेंट के बारे में आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और रिप्लाई देने का भी कोशिश करूंगा। ठीक है, और एक चीज़, हाँ एक चीज़ इम्पोर्टेंट और था कि बहुत सारे भाई मेरे कमेंट करते रहते हैं कि भाई कट ऑफ मार्क्स, हर बार हमने बता रखा है, जितना भी वीडियो मैंने बनाया है 2 से 3 वीडियो में, उसमें मैंने बता रखा है कट ऑफ मार्क्स कितना जाना चाहिए। यूआर हो गया, यूआर का भी मैंने बताया था आपको 63 से लगभग 66 के बीच में जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ओबीसी का बताया था 62 से 65 के बीच में हमने बताया था। उसके बाद आ जाता भाई ईबीसी का आ जाता है, तो भाई 1-2 नंबर आप कम करते चलो ना, क्या ही दिक्कत जा रहा है भाई। मतलब मोटा मोटी आपका यदि 65, मेरे हिसाब से 65 प्लस, मतलब 65 के आसपास आपका मार्क्स बन रहा है। मैं ये मेल का बता रहा हूँ, मैं ये मेल का बता रहा हूँ। फीमेल का तो फिर धड़ल्ले से नीचे गिर जाएगा। 65 प्लस मार्क्स यदि आ रहा है, मिनिमम 65 भी आ रहा है ना, तो आप मेंस के लिए तैयार रहिए और मेंस के प्रिपरेशन में लग जाइए। ठीक है, और इसके अलावा फीमेल का यदि हम लोग बात करना चाहे, फीमेल का यदि बात करना चाहे, फीमेल में आप 50 के यदि आसपास भी है ना, 50 के भी आसपास, यानी 50 ये हो गया, हमने यूआर को ले लिया, बहुत ज़्यादा ही ले लिया हमने। ठीक है,
50 के यदि आसपास भी हैं आप, तो आपका बन जाना चाहिए। जी हाँ, आपका बन जाना चाहिए। 50 नहीं है, 50 बहुत कम है भाई, यहाँ पे 55 के आसपास, सॉरी 55 के आसपास यदि आप हैं, तो यू आर फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग जरूर आराम से हो जाएगा। ठीक है, ईबीसी का भी आप लोग वही रेंज देख लीजिए आपका, मतलब ईबीसी का रेंज तो आपका यूआर और ओबीसी के बीच में ही आएगा। ठीक है, वही मोटा मोटी आप 62 से लेके 65 के बीच में देख लीजिए, 62 से 65, मतलब इसी के आसपास ही आपका रहेगा यूआर का भी। ठीक है, तो देखिए, आपका भी रिजल्ट आपका एक सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह नहीं, अभी तो आपका हड़ताल पे जाने वाला है, और 15 से हड़ताल पे है, तो मोटा मोटी थर्ड वीक में आपको जो है ना मिल जाना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जी हाँ, थर्ड वीक में आपको, जैन का थर्ड वीक में आपका रिजल्ट आने के चांसेस बन जाना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा उम्मीद लगाया जा सकता है। तो ठीक है भाई, इस वीडियो को करें यहीं पे एंड, और जैसे ही कोई भी किताब मेरे हाथ में आता है मेंस का, तो उसका आपको अच्छे तरीके से हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई, करते हैं इस वीडियो को एंड, और एंड करने से पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर जो भी नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इस टाइप का टॉपिक को आप लोग जरूर बताइएगा। हाँ, एक चीज़ और बताना था, हम आगे आगे यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेटर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, मतलब पैटर्न के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी ले लेंगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या, मतलब जैसे प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था, एडिटर को लिखना था और रोड के बारे में, मतलब उस टॉपिक को हम लोग अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले तो मैं बना लूंगा, उसका पीडीएफ मैं आपको डाल के बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए भाई, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो फ्रूटफुल लगा होगा, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए भाई, करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू।